हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक दंत एनवायरनमेंट एजुकेशन। आज हम बात करेंगे री इन्विटेशन अगेंस्ट द सेकंड प्रोविजनल आंसर की एंड द मीटिंग विद बीपीएससी एक्सपर्ट पैनल। तो ये दो टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर की चेंज होने के बाद भी हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं वो चेंज होंगे, है ना, और उसको बदला जा सकता है या उसको डिलीट किया जा सकता है विथ प्रॉपर रिसोर्स मटेरियल एंड विद अ प्रॉपर प्रूफ। तो ये सब कैसे किया जाएगा और कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे अभी भी बहुत डाउट है, तो आज हम उस क्वेश्चंस पे भी हम बात करेंगे। एंड आपके लिए एक बता दूं कि लास्ट डेट इज़ 30 है ना, आज लास्ट डेट है। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन स्टिल बहुत सारे क्वेश्चंस में ज़रूरत है ऑब्जेक्शन रेज़ करने की, तो आप रेज़ कीजिए, है ना। तो बढ़ते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आज ही लास्ट डेट है, तो आज आपको कैसे भी करके मेल कर देना है। और मेल आईडी आपको यहाँ मैंने दे दिया है ना, आप यहाँ देख सकते हैं BPSC PAT देन कम्स योर डैश BIH@nick.in। इसके ऊपर आपको मेल करना है। इसका फॉर्मेट क्या है वो भी दिया हुआ है, हम फॉर्मेट पे भी बात करेंगे, कैसे आपको मेल करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम डैट आपको सब्जेक्ट्स में क्या लिखना है वो सब हम आज बात कर लेते हैं फटाफट, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम्स। हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है जिसको आयोग ने डिलीट किया है, डैट द हु हैज़ क्लासिफाइड द बायोमेडिकल वेस्ट इनटू हाउ मच कैटेगरीज, कितने कैटेगरीज में बायोमेडिकल वेस्ट को WHO ने क्लासिफाइड किया है। तो आप अगर WHO के वेबसाइट पे जाके भी चेक करेंगे ना, तो बायोमेडिकल वेस्ट को WHO ने 8 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किया है ना। कितने कैटेगरीज में? 8 कैटेगरीज के अंदर। अब यहाँ पर वो 8 कैटेगरीज क्या है, 8 दिया ही नहीं हुआ है ऑप्शन में, है ना, जस्ट 3, 2, 5 एंड 4। तो इस कारण से क्या हुआ कि इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा है, क्योंकि 4 भी कैटेगरीज होते नहीं और ना 5 में वो क्लासिफाइड किया गया है बायोमेडिकल वेस्ट को। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है 8। दैट्स वाई बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन के बारे में मैंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इसके बारे में मुझे पूछा कि क्या होगा एग्जैक्टली। सो WHO ने बायोमेडिकल वेस्ट को 8 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन को डिलीट किया है। और ये क्वेश्चन को लेने का रीज़न यही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कैंडिडेट्स थे वो कमेंट्स में पूछ रहे थे कि WHO का जो क्लासिफाइड किया है बायोमेडिकल वेस्ट को वो 4 कैटेगरीज में किया है, 5 कैटेगरीज में किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आप देख सकते हैं कि जब आप सर्च करेंगे गूगल पे भी, या तो WHO के वेबसाइट पे विज़िट करके वेस्ट के कैटेगरीज में आप जाके देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि बायोमेडिकल वेस्ट का जो कैटेगरीज है, जो क्लासिफाइड किया गया है बायोमेडिकल वेस्ट को, वो 8 कैटेगरीज में किया है। दैट्स वाई BPSC ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफ़र स्टेशंस आर डिज़ाइंड टू। अब आप देखेंगे कि जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं ABC, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई करता है ना। अगर यहाँ फोर्थ ऑप्शन जो है जैसे कि D में ऑल ऑफ दी अबव रहता, तो ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव आ जाता इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ट्रांसफ़र स्टेशन का मेन पर्पस यही है कि हम जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को रिड्यूस करें अगर हॉलिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो मैक्सिमम हॉलिंग डिस्टेंस को शॉर्ट करने के लिए और उसका जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए ही बीच में एक ट्रांसफर स्टेशन बनाया जाता है, बराबर। और इसके वजह से आप देखेंगे कि मिनिमाइज कॉस्ट, मिनिमाइज द टाइम एंड मिनिमाइज द हॉल डिस्टेंस। तो ये तीनों जो ऑप्शंस है वो तीनों के तीनों करेक्ट में आ जाएगा। इसके लिए अगर ऑप्शन में जैसे कि डी में यहाँ दिया है कि नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं, तो अगर इसके जगह ऑल ऑफ द अबव रहता तो ये ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। दैट्स वाई अब ये
इस केस में ऐसा हो जा रहा है कि ट्रांसफर स्टेशन और डिज़ाइन 2 ये क्वेश्चन को बीपीएससी को डिलीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ करना नहीं है। ऑलरेडी बीपीएससी का एक क्वेश्चन था ट्रांसफर स्टेशन से रिलेटेड पेपर के अंदर, आप उसी का रेफरेंस देख के भी आप उसको डिलीट करवा सकते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है ना, कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफर स्टेशन, ट्रांसफर स्टेशन का पर्पज़ क्या है। अब इसमें देखिए, जैसे कि बीपीएससी ने इसको ऑप्शन सी को करेक्ट बताया है सेकंड प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग, कि टू मिनिमाइज द कॉस्ट व्हेन द वेस्ट इज हॉल्ड लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। तो मिनिमाइज कॉस्ट की भी बात कर रहा है, लेकिन कब, जब आपका हॉलिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तब, ठीक है। तो हॉलिंग डिस्टेंस अगर कम है तो फिर ऑब्वियसली आपका मिनिमम कॉस्ट भी रहेगा, हॉलिंग डिस्टेंस मिनिमाइज रहेगा, तो ट्रांसफर स्टेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, कम नहीं पड़ेगी। तो ऑब्वियसली आपका टाइम, कॉस्ट एंड हॉलिंग डिस्टेंस सब कुछ कम हो जाएगा अगर ट्रांसफर स्टेशन की वजह से, है ना। तो यहाँ पर अगर इन्होंने ऑप्शन सी को करेक्ट किया है, तो आप इसके रेफरेंस से भी आप बोल सकते हैं कि ये जो ट्रांसफर स्टेशन का क्वेश्चन था कि मिनिमाइज द कॉस्ट, सिर्फ मिनिमाइज कॉस्ट करने के लिए हम ट्रांसफर स्टेशन का डिज़ाइन नहीं करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं टू सेव द टाइम एज वेल एज टू सेव द हॉलिंग डिस्टेंस, है ना। हॉलिंग डिस्टेंस को कम करने के लिए ट्रांसफर स्टेशन को बनाया जाता है। तो आप इसको ज़रूर ऑब्जेक्ट करें, इसका ऑब्जेक्शन ज़रूर रेज करें ट्रांसफर स्टेशन वाला। तो ये हो सकता है कि करेक्ट आंसर तो इसमें बहुत सारे हैं, इसकी वजह से इसको डिलीट करना पड़ेगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। ये था व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफर स्टेशन। ये मैंने इसलिए रखा ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए कि वो जो क्वेश्चन था उसका, इसके थ्रू भी आप वो कर सकते हो ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन मुझे कमेंट में बहुत पूछ रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, कि मीडियम बार साइज हैव अ क्लियर ओपनिंग्स ऑफ। ओके, प्रीवियसली एक पुराना जो मैनुअल था उसके अंदर मैंने देखा था, उसके अंदर जो सीवेज एंड सीवरेज ट्रीटमेंट का जो मैनुअल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर लेस देन 10 बता रहा था क्लियर ओपनिंग्स। लेकिन एंड बहुत सारा एक क्या बोलते हैं, एनपीटीएल के जो वीडियोस हैं, एनपीटीएल का जो लेक्चर्स है, उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें ये मीडियम बार स्क्रीन्स का जो क्लियर ओपनिंग का साइज़ दिया है वो 20 to 50, मतलब ये जो ऑप्शन डी आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये ऑप्शन डी जो है 20 to 50 वाला, उसको करेक्ट माना गया है क्योंकि यही दिया गया है। तो आप एनपीटीएल का सोर्स उठा के आप उसको हाईलाइट करके अटैच करके आप भेज देंगे इस क्वेश्चन के रेफरेंस में, तो आपका चांसेस है कि मार्क्स बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास वो मैनुअल की कॉपी है तो मैनुअल की कॉपी को भी हाईलाइट करके अगर आप भेजेंगे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं आ पाता है, सॉरी, फिर ऑप्शन ये सी हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें 12 का ओपनिंग दिया गया है, क्लियर ओपनिंग्स मीडियम बार स्क्रीन के लिए। सो दैट्स वाई रिसेंट का अगर हम एन का उठा के देखेंगे तो एन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, और उस मैनुअल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 12 के अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन सी है, सी के अंदर जो रेंज आ रहा है आपका 10 to 20 वो हो रहा है ना। तो ये अगेन अ कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन हो गया, लेकिन आप एन का मदद लेके जिन स्टूडेंट्स का जैसे कि ऑप्शन डी उन्होंने किया है तो वह एन का सपोर्ट लगा के आप उसको ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए, और जितने सी वाले हैं जिन्होंने सी को टिक किया था वो मैनुअल का रेफरेंस उठा के उसको ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। ऑब्जेक्शन रेज करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि सी वालों का तो सी करेक्ट ही हो जाएगा, लेकिन जो डी वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डी किया था वो प्लीज़ एन का सोर्स लेके उसको हाईलाइट करके आप उसको ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए, तो आपको भी मार्क्स मिल जाएगा, है ना। सो दिस वॉज द डाउट रिगार्डिंग द मीडियम बार स्क्रीन्स विच आर हैविंग द क्लियर ओपनिंग्स, है ना, कि उनका रेंज क्या होता है क्लियर ओपनिंग्स का। अगेन देर इज अनदर क्वेश्चन लाइक डिटेंशन ऑफ अ ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर के अंदर जो डिटेंशन टाइम या डिटेंशन पीरियड होता है वो कितना होता है, और डैट क्वेश्चन था वो सेकंड्स के अंदर पूछा गया था आपको। तो उसका भी यही है कि 45 to 90 के बीच वाला जो रेंज होता है उसके अंदर दिया रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो सिलेक्ट किया है तो भी मार्क्स मिल गया है, लेकिन आप अगर उसको ऑब्जेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिटेंशन टाइम जो होता है वो ग्रिड चैम्बर के अंदर बहुत कम टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नन ऑफ दी अबव ही आएगा, क्योंकि आप एन का वीडियोस भी उठा के देख सकते हैं या तो फिर अदर रेफरेंस बुक्स भी उठा के देख सकते हैं, तो इसमें आपको दिखाई देगा कि डिटेंशन टाइम जो होता है ग्रिड चैम्बर के अंदर बहुत ही कम दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वर दी सम ऑफ द क्वेरीज रिगार्डिंग द आंसर की ऑफ दी सम ऑफ दी क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखेंगे अब नेक्स्ट जो है ईमेल का फॉर्मेट। ईमेल के फॉर्मेट के अंदर सबसे पहली बात जो है वो है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट।
आप सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, है ना। ये जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे। तो मैं सब्जेक्ट में बोल दूँ कि आपको सब्जेक्ट के अंदर ये लिख सकते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो मेंशन कर दीजिए, है ना। एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन करके उसके अंदर लिख दीजिए ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द सेकंड प्रोविजनल आंसर की। आप जो ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हैं वो सेकंड प्रोविजनल आंसर की के अगेंस्ट में कर रहे हैं, इसलिए आप सब्जेक्ट में ऐसा लिख देंगे प्लस एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, वो तुरंत सेग्रीगेट होकर पता चल जाएगा कि कौन से एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्शन रेज हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, सबका री इन्विटेशंस के नोटिस आप देख रहे होंगे वेबसाइट्स के ऊपर। तो सबका मोस्टली सब्जेक्ट के अंदर अगर री इन्विटेशन ऐसा रहेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे, तो उनको दिक्कत होगी उस चीज़ को। और अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि इसके अगेंस्ट में अगर कोई नोटिस भी उनको देना होगा तो वो आने में बहुत देरी हो जाएगी, लेट हो जाएगा। दैट्स वाई ये एक बहुत ही प्रॉपर तरीका है कि आप किस तरीके से सब्जेक्ट लिखें। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट लिख दीजिए, तो वो तुरंत ही आपको सेग्रीगेट कर देगा कि ये जो मेल आया हो रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 122 से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आप लिख दीजिए कि ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द सेकंड प्रोविजनल आंसर की। फिर क्या है, फिर आपको क्या करना है कि जैसे फिर आपका ये जो फॉर्मेट दिया गया था नोटिस के अंदर, उसको आप एक प्रिंट निकाल लीजिए, ठीक है। प्रिंट निकालने के बाद जो नीचे का जो फॉर्मेट है उसको कट कर लीजिए। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको बॉटम वाला, है ना, ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप क्या करेंगे, प्रिंट निकाल के इतना पोर्शन कट कर लेंगे। कट करने के बाद क्या करना है आपको, दूसरे एक A4 साइज पेपर पे स्टिक करके ऊपर साइड पे, और नीचे साइड पे आपको टेबल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। नीचे साइड पे आपको क्या कर देना है, टेबल ड्रॉ कर देना है, यहाँ से बॉटम से कंटिन्यू करके ब्लैक पेन से ड्रॉ कर दीजिए टेबल। और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पर आपका रोल नंबर आएगा, ये आपका रोल नंबर हो गया, यहाँ पर नाम आएगा, यहाँ सब्जेक्ट का नेम हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी सीरीज़ हो जाएगी क्वेश्चन बैंक की। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो भी आंसर की दिया था वो आपने कौन सा सिलेक्ट किया है आंसर की वो लिखेंगे, और आपके द्वारा कौन सा उनको सुझाया जा रहा है आंसर, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे यहाँ पर। और लास्ट में फिर आप क्या लिखेंगे, रिसोर्स लिख के आप अटैचमेंट कर देंगे। तो अब ये चीज़ करना है। तो इसके लिए मैंने बोला जैसे कि आपको ये फॉर्मेट निकाल के फॉर्मेट को कट करके, सिर्फ फॉर्मेट कट कर देना, जितना दिखा रहा हूँ मैं आपको स्क्रीन के ऊपर, इतना पोर्शन कट करके A4 साइज पेपर पे स्टिक कर दीजिए, और फिर नीचे साइड पे टेबल ड्रॉ कर दीजिए। टेबल ड्रॉ करके आप उस पर जो भी है आपके जितने भी प्रश्न पे आपत्ति उठाना है आपको, वो सभी उसके अंदर मेंशन करके आप उसको फिर से स्कैन कर दीजिए ये पूरा का पूरा, और स्कैन करके एक PDF फाइल बना लीजिए। इसके साथ में आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे कि ये वाला जो लास्ट कॉलम दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, इस पे आपको पेज नंबर और पेज नंबर ही लिख देना, तो फिर वो इजी पड़ेगा उनको भी फाइंड आउट करने के लिए। और जो भी आपका जो रिसोर्स मटेरियल है, जो पेज को आप स्कैन करके इसमें अटैच करेंगे, उस पेपर के ऊपर में, है ना, सबसे टॉप में, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, यहाँ पर, है ना, जैसे कि ये पेपर का टॉप है समझ लो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है, क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर आप लिख लेना जैसे कि क्वेश्चन नंबर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर, है ना, जो आपने यहाँ मेंशन किया होगा टेबल में, वो क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, उसके अगेंस्ट में बाद में फिर आंसर लिख देना, सजेस्टेड आंसर। वो भी नहीं लिखना हो तो आप जस्ट फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ही लिख देना, या तो क्वेश्चन ही लिख देना। तो वो एक इजीली उनको अगर स्कैन कॉपी में अगर वो आंसर निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्होंने इस टॉपिक रखा था, है ना। तो वो उनके लिए इजी पड़ेगा, और आपका जो आंसर आपने सबमिट किया है तो उसको वेरीफाई करने में बहुत ही इजी तरीका हो जाएगा और कम टाइम लगेगा। तो ये एक प्रॉपर तरीका है कि आप इस तरीके से आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अटैच कर देना सभी को, सभी जितने भी आप रिसोर्सेज या प्रूफ जो आप देने वाले हैं क्वेश्चन के अगेंस्ट में, वो सबको स्कैन कर करके, और पर्टिकुलरली उस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना कि जहाँ पर वो लाइंस दी गई है पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो उस लाइन को आप आंसर को हाईलाइट कर देना, है ना, और हाईलाइट करने के बाद स्कैन कर देना, और स्कैन करके फिर उसको अपलोड कर देना सिस्टमैटिकली, है ना। यहाँ पर जो आप यहाँ पर जो सीरीज़ रखेंगे ना, जिस सीरीज़ में आप यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक उसी सीरीज़ में आपको क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके प्रूफ वाले, उसको अटैच कर देना है, ठीक है। So like this way you have to attach the files in your email ID. ओके फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एक दूसरा टॉपिक बोला था कि मीटिंग होगा BPSC सैनिटरी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो
एक्सपर्ट पैनल रहेगा, उसके अंदर डिस्कशन करने के लिए मीटिंग बिठाई जाएगी। अब ये चीज़ क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे ही आप ऑब्जेक्शन रेज़ करेंगे किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपका जो भी ऑब्जेक्शन रहेगा वो आज आपका लास्ट डेट है, तो आज आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि वो लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज़ किया और किन किन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज़ किया, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि विदिन 1 to 2 वीक के अंदर, है ना, 1 से 2 वीक के अंदर अंदर एक नया नोटिस आएगा बीपीएससी द्वारा रिलेटेड टू दिस एग्ज़ाम। आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक नोटिस आएगा जिसमें ऐसा लिखा रहेगा कि जिन भी कैंडिडेट्स ने या जिन भी उम्मीदवारों ने आपत्ति उठाई है सेकंड प्रोविजनल आंसर की के ऊपर, वो सभी कैंडिडेट्स को बीपीएससी अपने एक्सपर्ट पैनल के सामने सभी कैंडिडेट्स को डिस्कशन करने का मौका देगी, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपने कोई भी क्वेश्चंस का, अगर जैसे कि एक कोई कैंडिडेट है उसने 4 क्वेश्चंस पे अपने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं, तो वो चारों के चारों क्वेश्चन लेके एक्सपर्ट पैनल के सामने बैठेगा और वो डिस्कस करेगा, उनको डिस्कशन का मौका दिया जाएगा पैनल के साथ में। तो स्टूडेंट्स अपनी बात रखेंगे कि ये क्वेश्चन था, इसका ये आंसर आता है, और फिर वो एक्सपर्ट उस हिसाब से फिर आपको बताएंगे कि आपने ये दिया है तो ठीक है, हम इसको कंसिडर करना है नहीं करना है, ये प्रॉपर रिसोर्स है नहीं है, तो इस हिसाब से बातचीत हो जाएगी, ठीक है। अगर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर वो ऐसा हो सकता है कि थर्ड प्रोविजनल आंसर की भी आ जाए, लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड है, जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं जिनका प्रोसेस आगे बढ़ गया है सेकंड प्रोविजनल आंसर की के बाद का प्रोसेस, उसके अंदर बीपीएससी के वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर उन्होंने वही दिया गया है कि सेकंड प्रोविजनल आंसर की के ऊपर जो भी ऑब्जेक्शन आया है सभी एग्ज़ाम्स के अंदर पैनल ने, बीपीएससी का जो एक्सपर्ट पैनल होता है उनके समक्ष स्टूडेंट्स को बिठाया जाता है और वो अपने ऑब्जेक्शन किए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एक्सपर्ट पैनल के साथ में। तो ये एक नई चीज़ है जिससे आपको एक मौका मिलेगा, जो एक्सपर्ट पैनल वहाँ बैठेगी उसके साथ आप डिस्कशन करेंगे आपके ऑब्जेक्शन किए हुए क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। सो दिस वाज द अपडेट एंड रिगार्डिंग द this examination, and I hope you will submit as much as possible the objection against the questions answer key that have been released in the second provisional answer key. Okay friends, so stay tuned with Ekdant Environment Educations, and thank you so much for watching this channel. Thanks friend.